तो ये बात तो हम अभी तक जान चुके हैं कि मिस्टर मैकमैन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अल्टीमेटली सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन बने। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वो एक रीजन बताओ कि वो वहां तक कैसे पहुंचे, तो वो होगा उनका वो बिहेवियर जो उनके पहले 12 साल की जिंदगी के ट्रॉमा से निकल के आया। बिकॉज उनके लाइफ में ऐसा गोल था कि मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन अपने गोल्स को मैं अचीव करके रहूंगा। और मिस्टर मैकमैन बात करते हैं कि कैसे उनको इतना ज्यादा अब्यूज करा गया था बचपन में, लेकिन कभी उन्होंने उस अब्यूज को आगे किसी पे डाला नहीं। बिकॉज यूजुअली गाइस यही होता है, अगर चाइल्डहुड में बहुत लोग ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं तो कभी कभार फ्यूचर में जाके बाकी लोगों पे अपना वो ट्रॉमा छोड़ देते हैं। अब मजे की बात है कि जो विंस की बचपन की स्टोरीज हैं ये और कहीं नहीं लिखी गई, किसी ने इसके बारे में आज तक कभी बात नहीं करी, तो मैं विंस को उनके वर्ड के लिए लेना पड़ेगा कि जो वो कह रहे हैं वो एक्चुअली में सच है। लेकिन इस बिहेवियर को यूज करके ना ही सिर्फ विंस मैकमैन ने WWE के अंदर अपने आप को अनटचेबल बना लिया कि बाहर का बंदा मुझे टच भी नहीं कर सकता, उनकी खुद की डेस्टिनी का उनके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल था। लेकिन वो कंट्रोल तो उनके पास आ गया, लेकिन ये एक हमेशा से फैमिली बिजनेस रहा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मिस्टर मैकमैन ने अपनी फैमिली यानी कि लिंडा मैकमैन वाइफ और बच्चे शेन मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन को इस कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करा। लेकिन क्या एक पॉइंट पे जाके उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली का यूज करा ताकि वो बिजनेस बना सके, और उसके बाद उन्होंने उन सबको एक एक करके बाहर निकाल दिया? क्या मिस्टर मैकमैन का विजन सिर्फ बिजनेस तक ही है? एक बार फिर से आपको समझ आएगा कि कितने ज्यादा वो डिवोटेड हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है दुनिया में जब तक WWE पैसा बना रही है। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। दिस इज द एपिसोड नंबर 5 ऑफ मिस्टर मैकमैन डॉक्यूमेंट्री फैमिली बिजनेस। और यहां पे भाई बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। जो हमारा गोल रहेगा लाइक्स का हमेशा की तरह वो होगा 3000 का। गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेन मैकमैन से, बिकॉज काफी अर्ली एज से शेन ने इस बिजनेस को देखा, वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे और हमेशा से वो उस बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थे परफॉर्मर से ज्यादा। और वो एक टाइम पे रेफरी भी बने, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में तो थी, और साथ ही साथ वो स्टोरी लाइन में जब आए तो विंस की शील्ड की तरह थे कि भाई अगर मेरे बाप से लड़ना है तो पहले मेरे थ्रू जाना पड़ेगा। और कुछ ऐसी ही सिचुएशन स्टेफनी मैकमैन की थी। उन्होंने हमेशा से WWE को लार्जर देन लाइफ देखा, और वो बताती हैं किस तरीके से बहुत पोलराइजिंग था। बिकॉज जिन लोगों को मेरे फादर पसंद नहीं थे वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, और जो लोग मेरे फादर को बिल्कुल पसंद करते थे या फैंस थे वो भाई मुझे सेलिब्रिटी स्टेटस की तरह ट्रीट किया करते थे। और स्टेफनी मैकमैन की ग्रेजुएशन के जस्ट बाद डिसाइड करा गया कि उनको अब स्टोरी लाइंस में इन्वॉल्व करा जाएगा। और किसने सोचा था कि इतनी जल्दी इतनी आगे वो बढ़ जाएंगी कि लोग उनको एक फुल टाइम कैरेक्टर ही मानने लगेंगे। और ये पहली स्टोरी जो शेयर करी जाती है वो थी उनकी शादी की, जहां पे स्टोरी लाइन में वो टेस्ट नाम के एक रेसलर से शादी करने वाली थी। लेकिन ट्रिपल एच विंस को एक आइडिया देते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए, बिकॉज टेस्ट वाली स्टोरी तो एक एंगल था, उसकी कोई एंडिंग अभी तक क्रिएटिवली प्लान नहीं थी। तो ट्रिपल एच स्टेफनी मैकमैन को ड्रग करके लास वेगस में ले जाते हैं गाड़ी के अंदर, और वो ड्राइव थ्रू में उनसे उनकी बिना परमिशन लिए शादी कर लेते हैं। ये स्टोरी जब पिच करी गई तो विंस मैकमैन को आइडिया बहुत अच्छा लगा, और ट्रिपल एच ने जो है भाई यहाँ पे शादी कर ली थी स्टेफनी मैकमैन के साथ। और उस पॉइंट पे स्टेफनी के लिए चैंट्स मंडे नाइट रॉ पे शुरू हो गई थी, स्लट स्लट स्लट। भाई आई डोंट नो कि यूट्यूब इसको सेंसर करता है फिर क्या करता है, लेकिन ये एक डार्क डॉक्यूमेंट्री है तो मैं इन वर्ड्स को पीछे होल्ड नहीं करना चाहता हूं। और ट्रिपल एच बोलते हैं कि जब विंस मैकमैन ने वो चैंट सुनी स्टेफनी के लिए तो उन्होंने मुझे इशारा करा ऐसे कि भाई पैसा बहुत बनने वाला है, इस चीज से हमारा ये एंगल काफी बढ़िया चलेगा। स्टेफनी मैकमैन उस पॉइंट पे खुद कहती हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। भाई उस टाइम पे वो वाइल्ड फील करती थी, लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे थे जो उनको भी वियर्ड लगते थे, क्योंकि वो डिफरेंट टाइम था कि हाँ यार ये क्यों मैं कर रही हूं अब अगर वो उस पर मुड़ के देखें। लेकिन तब भी वो ओपन रहती थी सारी चीजें करने के लिए। और जब स्टेफनी की शादी हुई स्टोरी लाइन में ट्रिपल एच के साथ, वो मिस्टर मैकमैन के अगेंस्ट हो जाती हैं हील टर्न करके, और ये मैकमैन हेल्मस्ली एरा स्टार्ट हो जाती है, एक हील एरा जहां पे बेसिकली ये दोनों लोग एक दूसरे को रियल लाइफ में भी डेट करना स्टार्ट कर चुके थे। और जबकि विंस मैकमैन ने स्टेफनी को स्ट्रिक्टली मना करा हुआ था कि तू कोई रेसलर को डेट नहीं कर सकती, पॉल लेवेक यानी कि ट्रिपल एच विंस को खुद बहुत पसंद थे, वो उनके अच्छे दोस्त थे, और हमेशा वो स्टेफनी को बोला करते थे कि अगर तेरे को कोई बंदा चाहिए, अच्छा एक हस्बैंड टाइप चाहिए, तो एक ऐसा ही बंदा होना चाहिए ट्रिपल एच जैसा, ट्रिपल एच नहीं ट्रिपल एच जैसा। और शेन मैकमैन दूसरी तरफ से कहता है कि हमेशा से मैं इस चीज के अगेंस्ट था कि विंस मैकमैन अपने रूल्स के खिलाफ क्यों है कि जब किसी रेसलर्स को डेट नहीं करना तो क्यों वो स्टेफनी को ये चीज करने देते हैं। तो डेट करते करते फाइनली ये बात शादी तक जा पहुंची, और ये लोकेशंस ढूंढ रहे थे शादी के लिए, और विंस के दिमाग में एक ऐसा गंदा आइडिया आया और उन्होंने जाके बोला स्टेफनी को कि देखो भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि तेरी और ट्रिपल एच की जो रियल
रियल वेडिंग है वो लाइव पेपर व्यू पे करें, सोच हम कितने पैसे बनाएंगे। और इस पूरे एपिसोड में गाइस आपको मैं इतनी कमाल की स्टोरीज बताने वाला हूं ना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अपनी फैमिली को लेके कोई स्टोरी लाइन में भी ऐसे कैसे सोच सकता है। तो इस चीज के लिए स्टेफनी ने क्लियरली मना कर दिया कि भाई मेरी शादी है, बेस्ट मोमेंट है, ऐसा मैं नहीं करूंगी। तो विंस मैकमैन ने स्मैकडाउन में बुक कर दिया अपने आप को एक मैच में अगेंस्ट स्टेफनी मैकमैन, और कोई नॉर्मल मैच नहीं भाई, स्ट्रीट फाइट उन्होंने रखी स्टेफनी के अगेंस्ट। और ये मैच हो रहा था 6 दिन पहले ट्रिपल एच और स्टेफनी की रियल लाइफ वेडिंग से। और स्टेफनी बताती है कि कैसे लिंडा ने विंस को यहाँ पे धमकी दे रही थी भाई कि अगर यहाँ पे इसकी आंख को काला कर दिया या इसकी कोई हड्डी तोड़ दी तूने तो मैं तेरे को डिवोर्स कर दूंगी, मेरी बेटी को तू कुछ कर मत दियो। और ट्रिपल एच बात करते हैं कि भाई अगर तुम मुझसे क्रेजी स्टोरीज की बात करोगे तो दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट स्टोरीज जिसका मैं पार्ट रहा हूं। और इनफैक्ट स्टोरी लाइन में ट्रिपल एच शादी जब हो जाती है स्टेफनी से, उसके बाद आके बोलते हैं कि किस डिसफंक्शनल हेड ऑफ फैमिली में मैं आ गया हूं, कहां मैंने शादी कर ली है, कौन है भाई तेरा बाप। तो ये चीज स्टोरी लाइन के अंदर भी डाली गई। और लिंडा मैकमैन इस पूरी चीज में सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं थी। लिंडा मैकमैन यानी कि स्टेफनी की मॉम वाज द एक्चुअल सीईओ ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई जो बिजनेस देखा करती थी। और यहां पे बताया जाता है कि कैसे वो मिडिल क्लास फैमिली से आई और विंस मैकमैन की रेपुटेशन स्कूल में भी बहुत बेकार थी। तो जैसे आजकल के जमाने में हो रहा है कि ना लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं जो टॉक्सिक हैं, बिल्कुल वैसा ही लिंडा मैकमैन को पसंद आ गए मिस्टर मैकमैन। और जब वो केवल 17 साल की थी उनकी शादी हो गई विंस के साथ। और यहाँ पे भाई ऑपोजिट्स अट्रैक्ट हो गया बिल्कुल इन केस के अंदर। लेकिन विंस कहते हैं कि जो शादी में किए हुए 2 वादे थे वो मैंने पूरी जिंदगी भर लिंडा के साथ निभाए हैं कि मैं तेरे को हमेशा प्यार करूंगा और कभी तेरी लाइफ में कोई डल मोमेंट नहीं आने दूंगा, तू कभी बोर नहीं होगी मेरे से। लेकिन लिंडा मैकमैन इस पूरी फैमिली में से लीस्ट कंफर्टेबल थी, सबसे ज्यादा शाय थी टीवी पे आने के लिए, उनको इतना मन नहीं करता था। लेकिन विंस कहते हैं कि अगर शेन, स्टेफनी और मैं हैं तो लिंडा को भी हम एक कैरेक्टर बना सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पे ट्रिश स्ट्रैटस इन्वॉल्व होती हैं और उनको इस स्टोरी में डाला जाता है। और ये इतनी कमाल की स्टोरी थी क्योंकि तब ट्रिश एक रेसलर नहीं थी, वो एक फिटनेस मॉडल थी। उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में लेके आते हैं और यहाँ पे मिस्ट्रेस बना देते हैं विंस मैकमैन की। स्टोरी ये थी कि लिंडा मैकमैन को उन्होंने ड्रग दे दिया है और वो सही से कर नहीं पा रही, कुछ व्हील चेयर पे आ चुकी हैं और मिस्टर मैकमैन उस चीज का फायदा उठा के डेट कर रहे हैं ट्रिश को, उनको घुमा रहे हैं, उनके साथ वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। इनफैक्ट इतना नहीं, बैठी हुई व्हील चेयर पे लिंडा मैकमैन के सामने मंडे नाइट ड्रॉ पे विंस मैकमैन ने किस कर दिया था भाई ट्रिश स्ट्रैटस को। और यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें जबकि टीवी पर दिखाई गई, सारे लोग जो इन्वॉल्व थे वो ऑन बोर्ड थे कि हमें लोगों को इमोशन देना है, एंटरटेनमेंट देना है। तो लिंडा मैकमैन को इस चीज से रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स हैं, कोई रियल लाइफ फैमिली इश्यूज नहीं आए। लेकिन शेन मैकमैन दूसरी तरफ सोचते थे कि ये क्या चल रहा है भाई, बिकॉज हमेशा से बताया जाता है कि शेन मैकमैन रियल ज्यादा फील करते थे, कंजर्वेटिव रहते थे, थोड़ा पीछे हटके रहते थे कि यार ये सब मत करो तो बेटर रहेगा, उस टाइप के वो इंसान है। लेकिन भाई इसके बाद ट्रिश के साथ जो किया गया, एक ऐसी सेगमेंट बताई गई जो कि मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। और बताया जाता है कि मंडे नाइट रॉ पे विंस मैकमैन ट्रिश को पनिश करने वाले थे और वो उनसे सॉरी बोलती हैं और विंस कहते हैं कि अगर तू इतनी ही सॉरी है तो भाई यू कैन बेंड डाउन लाइक अ बिच, और तुझे बार्क करना पड़ेगा, कुत्ते की तरह भौंक के दिखाना पड़ेगा। और पोस्ट ओपिनियन में ट्रिश कहते हैं कि भाई देखो मैं आज तक रिग्रेट करती हूं लेकिन फिर भी हमने लोगों को वो जिस आइडिया के लिए सेगमेंट दी थी वो तब उसी के लिए दी थी जो रिएक्शन हमें मिला। तो ऐसा नहीं था कि तब मैं वो करना नहीं चाहती थी या मुझे किसी ने फोर्स किया। और उसके बाद मैकमैन कहते हैं कि अगर तू सच में सॉरी है बार्क करने के बाद तो अपने कपड़े उतार के भी दिखा, और वो भी ट्रिश वहां पे करती हैं। तो बेसिकली ये पूरी चीजें दिखाई गई सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, और साथ के साथ जो अब लोग उसको एनालाइज करते हैं, जो बाहर से देख रहे हैं, वो डिस्गस्टेड फील कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और उस टाइम पे जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में कल्चर की बात करी, जो शिफ्ट आ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, हॉट लड़कियों को बुरा फील कराना, उनके साथ ऐसे करना, बिहेवियर दिखाना एक कूल चीज मानी जाती थी इन यंग टीनेज बॉयज के लिए, जो मेन सबसे बड़ी डेमोग्राफिक थी जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई उस टाइम पे टारगेट कर रही थी। और ये सारी चीजें क्योंकि शेन मैकमैन इसमें इन्वॉल्व थे और उनको पसंद नहीं थी, स्टोरी में भी यही दिखाया जा रहा था। और लीड करती हैं रेसलमेनिया 17 के मैच में जहां शेन लड़ रहे थे विंस से, और यहां पे शेन के कॉर्नर में थी ट्रिश और लिंडा बिकॉज विंस उन पे टर्न कर चुके हैं, और विंस के कॉर्नर में थी उनकी खुद की बेटी स्टेफनी मैकमैन बिकॉज वो सारी बातों से अग्री कर रही थी स्टोरी लाइन में। लेकिन इस मैच में हमें बहुत कमाल की चीजें देखने को मिली। शेन कहते हैं मैं नर्वस था मैच से पहले कि क्या मैं अपने फादर पे हाथ भी उठा सकता हूं, बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं, सिर्फ अदर वे राउंड ही था। अगर मुझे कभी किसी ने मारा तो फादर ने मुझे मारा, मैंने तो कुछ किया नहीं। लेकिन विंस यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है, कहते हैं शेन को पंच भी शेन से होता नहीं तो 4 दे के घूसे लगाते हैं शेन मैकमैन को, और उनको फाइनली गुस्सा आता है कि चलो हाँ मुझे लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस मैच को आइकॉनिक माना जाता है, और मैं चाहूंगा कि स्पेशली आपको यहाँ पे प्लग करके बोलूंगा कि रेसलमेनिया 17 का मेरा रिवाइंड का एपिसोड आप जरूर देखें। उसमें
मैंने इस पूरे मैच को, क्या इस पूरे पेपर व्यू को डिटेल में रिव्यू करा। ऑलमोस्ट 40 मिनट की वो वीडियो भी है, आपको जाके वो चेकआउट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंट्स देखने को मिली कि किस तरीके से ट्रिश जो है वो फाइनली चांटा मारती हैं विंस को, अपना बदला लेती हैं। शेन मैकमैन को सारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिल जाता है, वो विंस मैकमैन पे टेबल के थ्रू एक एल्बो ड्रॉप लगाते हैं और लिंडा मैकमैन का कमबैक, क्योंकि व्हील चेयर से वो उठती हैं और लो ब्लो करती हैं विंस मैकमैन को, जो अलाउ करता है शेन को टू हिट द कोस्ट टू कोस्ट, जो आई थिंक फर्स्ट टाइम उन्होंने लगाई थी एट रेसलमेनिया 17। और विंस मैकमैन यानी कि अपने डैड पे वो रिवेंज कंप्लीट करते हैं और उनको रेसलमेनिया 17 में उन्होंने हरा भी दिया। दिस वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और ये चीज आई एक लेसन से जो कि शेन मैकमैन को विंस मैकमैन ने बचपन में सिखाया था। वो बताते हैं कि हम ट्रेन कर रहे थे किसी चीज के लिए जहां विंस ने चीटिंग करी और उसके बाद मुझे लेसन दिया कि सन, समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू चीट टू विन। और यही आइडिया उन्होंने लगा दिया अपने इस रेसलमेनिया 17 के मैच में टू डिफीट विंस मैकमैन। तो जितनी भी चीजें इस पॉइंट पे मैकमैन फैमिली की देखने को मिल रही हैं, जबकि उनका थोड़ा वॉल्यूम टर्न अप करा जा रहा है, रियल लाइफ में भी भाई ये मैकमैन फैमिली ही है। तो लोगों को लग रहा था कि भाई जो चल रहा है बढ़िया है, और विंस कभी भी किसी आइडिया के अगेंस्ट नहीं थे। अगर उस आइडिया को सुनकर उनको ऐसा लगता था कि ये पैसे बना सकता है और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे वो मास्टर रह चुके हैं ब्लर करने के लिए लाइंस को, कि फिक्शन और रियलिटी में फर्क लोगों को समझ ही ना आए। लेकिन इस पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे इस मैच के बाद वो स्टोरी में बोलते हैं कि मैं लिंडा को डिवोर्स कर दूंगा, लेकिन स्टेफनी एक नई मिसेस मैकमैन भी आएंगी, और एक ऐसी नई मिसेस मैकमैन मैं लेके आऊंगा जो मेरी सेक्सुअल नीड्स को भी पूरा कर सकती है। और ये सारी बातें बोली जा रही हैं मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के शोज पे। और यहाँ पे सेबल की इंट्रोडक्शन देखने को मिली, जो कि आती हैं और सेबल के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो पीक कर गई थी। उनको पता था, हमने बात करी थी लास्ट टाइम पे भी। और डेव मेल्जर बताते हैं कि कैसे ऑस्टिन के अलावा सिर्फ सेबल एक ऐसी रेसलर थी जिनको टीवी पे आते ही देख के व्यूअरशिप बढ़ जाती थी। 5 लाख से ज्यादा व्यूअर्स उनकी एक सेगमेंट को मिलते थे। शी वॉज अ वेरी बिग ड्रॉ। लेकिन एक पॉइंट पे उन्होंने WWE को छोड़ दिया जब वो अपनी पीक पे थी। और इतना ही नहीं, WWE को स्यू भी कर दिया बिकॉज शी वॉज थिंकिंग अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट। और उस चीज के लिए विंस मैकमैन की कंपनी को उन्होंने कर दिया स्यू। कोई छोटी मोटी अमाउंट के लिए नहीं, बट फॉर $110 मिलियन। लेकिन विंस मैकमैन से पोस्ट ओपिनियन में पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे इस केस के बारे में कोई रिमेंबर नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है कि ऐसा कोई लॉसूट भी हुआ था। वाओ भाई, मेरा यहाँ पे थॉट था। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये कि सेबल वापस आ गई थी कंपनी में। और जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, बिकॉज ना ही सिर्फ सेबल वापस आई कंपनी में, ऑन स्क्रीन स्टोरी लाइन दिखाई गई जहां विंस मैकमैन का अफेयर चल रहा है सेबल के साथ। माय गॉड। और इस पॉइंट पे बोला जाता है कि कैसे उस टाइम जब लोग देखते थे तो सिर्फ एंटरटेनमेंट को सोच के इसको जाने देते थे, लेकिन विंस मैकमैन सही में स्क्रीन पे वो चीज कर तो रहे हैं। और इसी वजह से अब वो लोग सोचते हैं कि भले ही वो कैरेक्टर था, लेकिन मिस्टर मैकमैन का वो नाम लगा के, बहाना लगा के, क्या विंस वो सब कर रहे थे जो वो करवा सकते हैं सामने वाले से, बिकॉज तुम उनको सैलरी दे रहे हो, तुम उनके बॉस हो। यही चीजें उनके अगेंस्ट आजकल बोली जा रही हैं। और वो इस पूरी सेबल वाली कहानी के बारे में कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं है सेबल का क्या हुआ था। और इनफैक्ट गाइस, सबसे कमाल की बात यह है कि ब्रॉक लेसनर की वाइफ है सेबल। तो आई डोंट नो उस रीजन की वजह से और ब्रॉक की प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने की वजह से, ब्रॉक लेसनर की रिस्पेक्ट की वजह से विंस ने यहाँ पे कोई बातें नहीं बोली। लेकिन ये बोल देना कि मैं सब भूल चुका हूं, ये बहुत ही बकवास है, क्योंकि अगर उनको अपना फेवरेट सुपरस्टार याद है 1960s का, तो ये चीज वो कैसे भूल सकते हैं। तो भले ही विंस मैकमैन ये चीज तो अब भूल गए हों, लेकिन 2001 की प्लेबॉय इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसी चीज पे एडमिट करा था जो आप सुन के भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे। उन्होंने यहाँ पे एडमिट करा कि उनके काफी सारे और अफेयर्स रह चुके हैं जिससे लिंडा मैकमैन इज इमोशनली हर्ट। वो सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि भाई इमोशनल स्टैंड पॉइंट पे मैं बिल्कुल गलत था, मैं माफी मांगना चाहता हूं, जबकि जो मेरी फिजिकल नीड्स थी वो मुझे पूरा करने में बहुत मजा आया। ये भी बोला विंस मैकमैन ने वहां। और उस इंटरव्यू में बोलते हैं कि अब मुझे पता लगा कि अगर तुम्हारी शादीशुदा लाइफ चल रही हो और तुम्हारा अफेयर किसी के साथ और हो तो कितनी प्रॉब्लम्स तुम्हें लीगली भी उस चीज से हो सकती हैं। तब जाके विंस मैकमैन को वो चीजें समझ आई। अनबिलीवेबल। लेकिन वो कहते हैं, उनसे पूछा जाता है तो क्या ये जो तुम्हारी चीजें हुई, ये अफेयर्स हुए रियल लाइफ वाले, जब उनके बारे में पता लगा, तुम सामने आए, तो क्या वो रिफ्लेक्शन थी स्टोरी लाइंस की जो हमें सारी देखने को मिल रही थी ट्रिश के साथ, सेबल के साथ? लेकिन मिस्टर मैकमैन सीधा उस चीज को मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई कोई रिलेशन नहीं था, वो तो एक कैरेक्टर है, वो रियल लाइफ का कोई बंदा नहीं है, वो तो टीवी शो है, उसको तुम इतना क्या जज कर रहे हो। और पॉल हेमन यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की बात करते हैं गाइस। वो बोलते हैं कि विंस मैकमैन एक ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी में आज तक सिर्फ एक ही उसके मतलब का और उसके काम का रिलेशनशिप रहा है, और वो रिलेशनशिप जो उसने खुद बनाया है
जिसकी उसकी सबसे ज्यादा परवाह भी करता है, वो है उसका बिजनेस। और पॉल हेमन कंटिन्यू करते हैं यहां पे कि ये बिजनेस विंस मैकमैन का नहीं, विंस मैकमैन इस बिजनेस के हैं। वो सिर्फ एक सर्वेंट है जो सर्व करता है सुपर तरीके से इस बिजनेस को, अपने पूरे हार्ट, पैशन और जिंदगी उसमें डालता है। और अगर इस बिजनेस की वजह से किसी की इंटेंशंस या फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, इंक्लूडिंग उसकी फैमिली या फिर वो खुद भी, दोस पीपल आर डैम्ड, बिकॉज WWE से ऊपर मिस्टर मैकमैन के लिए कभी कुछ जिंदगी में ना था, ना है, ना होगा। दिस वॉज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और इसके साथ ही एक बड़ा बिजनेस डिसीजन WWE ने लिया, बिकॉज अक्टूबर 2000 में बताया गया कि WWF एक पब्लिक कंपनी बनने वाली है, यानी कि अब उनकी लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी। भाई ये तो एक एक्चुअल कंपनी है जहां मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं, और साथ के साथ जो अपॉर्चुनिटीज पैसों की उनके लिए आ रही थी वो अनगिनत थी। भाई रेस्टोरेंट बिजनेसेस में WWE घुस गई, कैसीनो बिजनेसेस में WWE घुस गई, उनकी वैल्यू बढ़ती चली गई। लेकिन दूसरी तरफ चल रही थी WCW, जिसका अभी तक काम खत्म नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे उनकी मौत पास आ रही थी। WCW में मैचेस हो रहे थे जैसे कि वायग्रा ऑन अ पोल मैच, लाइक व्हाट द हेल। एरिक बिशॉफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उस टाइम पे पेरेंट कंपनी WCW की टेड टर्नर की टर्नर कंपनी वाज मर्ज्ड विद AOL टाइम वार्नर, और 7.5 बिलियन डॉलर्स की ये डील उस समय पे करी गई थी। और इस समय पे भाई लोग बोलते हैं कि एरिक बिशॉफ की गलती थी, उसका क्रिएटिव प्रोसेस खराब था, उस वजह से WCW आउट ऑफ बिजनेस हो गई थी। लेकिन ये सिर्फ इकलौता रीजन नहीं था। वो बात करते हैं पोस्ट ओपिनियन में कि कैसे जब ये मर्जर कंप्लीट हुआ तो मैं एक बोर्ड रूम में बैठा हुआ था और ऐसे 15 एग्जीक्यूटिव्स के साथ जिन्होंने कभी WWE या रेसलिंग अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तो तब तक तो ठीक थे कि कंपनी में अगर लॉस नहीं हो रहा तो तुम इसको चला के रखो, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म कोई रेसलिंग को लेकर विजन ही नहीं था। वो अपने नेटवर्क पे रेसलिंग को रखना नहीं चाहते थे। लेकिन जब पता लगा कि अब WCW अपने पैसे भी खोने लगी है, तो इस चीज को अब टेड टर्नर को सॉल्व करना था, और उन्होंने यहां पे सीधा कॉल लगाया विंस मैकमैन को कि देख भाई, मैं इस कंपनी से बाहर निकलना चाहता हूं, बिजनेस को क्विट करना चाहता हूं, क्या तू मेरा बिजनेस खरीदने में रेडी है, इंटरेस्टेड है? और विंस मैकमैन ने बोला ऑब्वियसली यस, मैं तेरा बिजनेस खरीद सकता हूं। और गाइस उन 3 दिनों में रेसलिंग का लैंडस्केप हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और अगर मैं आपको प्राइस बताऊंगा आप पागल हो जाएंगे सुन के। भाई सिर्फ $2.5 मिलियन में विंस मैकमैन ने WCW को खरीद लिया। दिस इज लाइक 5 टाइम्स द मनी जो एक साल में रोमन रेंस आजकल कमा रहे हैं, $10 मिलियन के आसपास। तो भाई व्हाट द हेल। और बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विंस मैकमैन को जो आज तक मिल चुका है उस WCW परचेज का, डेव मेल्जर कंपेयर करते हैं मैनहट्टन सिस्को न्यूयॉर्क में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट वाली जगह है, कि जैसे तुम्हें $100-200 में भाई वहां पे घर मिल जाए जाके। ये तो वही बात हो गई, इतने सस्ते में विंस को एक कंपनी मिल गई। लेकिन बाकी लोग बिजनेस से बाहर निकलना चाहते थे, और ये प्लेन में चार्टर्ड में जा रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बताया जा रहा है पार्टी हुई थी बहुत बड़ी प्लेन के अंदर, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे इसको काफी ज्यादा क्वाइट रखा गया था। अंदर ही अंदर ज्यादा बातें नहीं पता लगी थी कि कब ये डील हो गई। साइलेंटली ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई, और यहां पे अगले ही दिन विंस मैकमैन जब ये डील हो गई, जाते हैं और पूछते हैं चलो भाई बताओ अब स्क्रिप्ट क्या है, वापस बिजनेस पे आ जाओ। लेकिन जब टीवी पे बताने की बात आई, जब लोगों तक एक खबर पहुंचाने की बात आई, तो ऑन मार्च 26, 2001 इट क्रिएटेड हिस्ट्री, बिकॉज विंस मैकमैन अपीयर हुए WCW नाइट्रो के शो पर। वो कहते हैं तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर ये क्या हो गया, लेकिन लेट मी टेल यू, ये तो होना ही था। आई एम द ओनर एंड आई ओन WCW। और उस टाइम पे विंस मैकमैन ने जब ये बात बोली, इट वाज शेल शॉकिंग, लोग पागल हो गए थे। और एक तरफ चल रही है WCW नाइट्रो पैनामा सिटी से, तो दूसरी तरफ मंडे नाइट रॉ फ्रॉम क्लीवलैंड, और ये साइमल कास्ट चल रहा है दोनों शोज का, जहां पे हर जगह विंस मैकमैन भी आ रहे हैं, मिक्स हो रहा है। और ये स्टोरी थी भाई बहुत ही ज्यादा कमाल। एरिक बिशॉफ कहते हैं कि जबकि मेरा मन बहुत था, मैं देख नहीं पाया उस पॉइंट पे, और विंस मैकमैन कहते हैं कि ठीक है, मेरे को इतनी कोई खुशी नहीं थी, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा था कि मेरा कंपटीशन खत्म हो गया, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट करा था कि एक दिन तो ऐसा होना ही है। लेकिन गाइस आप जब वो चीज कर लेते हैं तो आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे होते हैं, लेकिन आप उस चीज को तब तक चेस कर रहे थे। लेकिन अगर वो चीज चेस होके आपको मिल गई, उसके बाद आपको क्या चीज मोटिवेट करेगी? और कंपटीशन का ना होना मतलब अ लैक ऑफ मोटिवेशन या फिर डिस्ट्रैक्शन। और एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन विंस मैकमैन के पास भी आई जहां उनका बहुत पैसा और समय दोनों बर्बाद हुआ, बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम XFL यानी कि एक नई फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल की लीग लॉन्च करेंगे, जो तब
रन होगी जब NFL का ऑफ सीजन चल रहा होता है। और यहाँ पे जबकि विंस के पास इस गेम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अपने टीवी के एक्सपीरियंस को ये जानते हुए कि लोग क्या देखना चाहते हैं, उन्होंने इस नए फ्यूजन को लॉन्च करा। और उनका व्यू था, उनके दिमाग में बात था कि ये तो कभी फेल हो ही नहीं सकता, बिकॉज मुझे पता है कि एग्जैक्टली टीवी पे लोग क्या देखना चाहते हैं। तो ये जो नई लीग बनाई गई, ये स्टार्ट तो कमाल के तरीके से हुई और पहले हफ्ते में जो इसकी रेटिंग्स आई, इसने एक्सपेक्टेशंस को भाई फाड़ के रख दिया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया किया। लेकिन उसका रीजन हैवी प्रमोशन भी था, बिकॉज विंस मैकमैन ने यहाँ पे WWF का फ्लेवर इस फुटबॉल स्पोर्ट में भी डाल दिया। और बताया जाता है कि कैसे जो क्वालिटी ऑफ द गेम है, जो प्लेयर्स देख रहे हैं, वो NFL के तो आसपास भी नहीं थी और वो चीज लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और एक ऐसी बात होती है ना कि तुम कुछ भी कहीं पे फिट नहीं कर सकते, तो अगर WWF अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है, तो वो हर जगह फुटबॉल में या फिर कहीं भी तुम फिट करके खुद ही एक नया स्पोर्ट नहीं क्रिएट कर सकते। और वो चीज शुरू में जबकि हाइप बहुत ज्यादा थी, लेकिन कभी काम नहीं करी एंड इट वाज अ डिजास्टर फॉर विंस मैकमैन। और रेटिंग्स धीरे धीरे करके 75% नीचे चली गई और बुरा हाल हो रहा था वहां पे। और इस शो पे उनको बुलाया जाता है, बॉब कॉस्टास नाम के रिपोर्टर उनको इंटरव्यू ले रहे थे शो में, और वो यहाँ पे विंस मैकमैन को बोल के बुलाते हैं कि हम XFL की बातें करेंगे, आराम से चिल करेंगे, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। विंस कहते हैं मुझे समझ नहीं आया, उस टाइम पे मैं पागल था कि मुझे जलने की बू दूर से नहीं आई, लेकिन ये एक सेटअप था विंस मैकमैन को लाइव टीवी पे लाके उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने का जो उनको मजबूर कर देंगे गुस्सा होने के लिए। और एक्चुअली रियल लाइफ में विंस मैकमैन गुस्सा हो जाते हैं, XFL के हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। और एक साल में XFL शुरू होने के बाद खत्म हो गई, कंपनी ने फोल्ड कर लिया, बिकॉज सिंपली इट वाज नॉट अ गुड प्रोडक्ट जो स्पोर्ट्स वाले फैंस को इतना ज्यादा अच्छा लगे। और एक चीज तो आपने लाइफ में सुनी होगी कि प्रॉब्लम्स कभी एक एक करके नहीं आती भाई, एक साथ आती है बारिश की बौछार की तरह। एक चीज से तुम बाहर निकले, सामने एक और खड़ी होगी। और विंस के साथ भी इस टाइम ऐसा ही हुआ, बिकॉज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF ने सू कर दिया वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को कि अब से तुम ये इनिशियल्स को जो है वो यूज ही नहीं कर सकते हो। और विंस मैकमैन का दिमाग पहले तो खराब हुआ कि हम तो इसको लड़ेंगे, हर लॉ सूट हम आज तक जीते, हम ये भी जीतेंगे। लेकिन जब रिसर्च करी उन्होंने तो उनको पता लगा कि भाई हमारी कंपनी से तो सदियों पहले से ये इनिशियल्स को यूज कर रहे हैं, तो कोई तरीका ही नहीं था, कोई मौका ही नहीं था कि उस पॉइंट पे इस चीज को वो है जीत पाए। और यही वो टाइम था जब उनको गेट द F आउट ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन करना था, और उसको उन्होंने कन्वर्ट करके बना दिया था WWE, जबकि विंस करना नहीं चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं हम वैसे भी एंटरटेनमेंट ही दे रहे थे, तो ई लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ना ही सिर्फ XFL की प्रॉब्लम आई, ये लॉसूट की प्रॉब्लम आई, लेकिन कसिनो बिजनेस WWE का बंद, रेस्टोरेंट बिजनेसेस बंद, कंपनी का नेम चेंज हो गया, और ऐसी चीजें हो गई जो भाई कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते थे मिस्टर मैकमैन इस पॉइंट पे। तो वो कहते हैं कि मैं लाइफ में हमेशा ऐसा ही देखता हूं कि अगर ये चीज हो गई तो उसके बारे में कलेश करके क्या फायदा, जस्ट मूव ऑन, किस्सा खत्म, आगे बढ़ो। और विंस मैकमैन यही बात बोलते हैं पोस्ट ओपिनियन में कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट रखता हूं। और एक बार फिर से विंस मैकमैन के उस नो सेल वाले माइंडसेट की बात करी जाती है कि ये बंदा कभी दिखाता ही नहीं है भाई इसको क्या प्रॉब्लम है। कल XFL बंद हुई है, बंदे को पागल हो जाना चाहिए, रोना चाहिए बैठ के, ये आके मंडे नाइट रॉ की स्क्रिप्ट मांग रहा है राइटर से। और इतना ही नहीं, आगे के लिए आइडिया भी सोच लिया कि रेसलमेनिया 18 में मैं वापस लाऊंगा हल्क होगन को और अपने सारे पर्सनल इश्यूज साइड रख दूंगा, बिकॉज बिजनेस के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। रॉक से जाके पूछा, रॉक ने करा अप्रूव, एंड एन आइकॉन वर्सेस आइकॉन मैच वाज सेट अप फॉर रेसलमेनिया 18। तो हल्क होगन का WWE में वापस आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद कि आखिर विंस ये कर भी कैसे सकते हैं। और एराज कोलाइड हो रही थी दो, जब रॉक सामने आए हल्क होगन के, और जबकि रॉक को वहां पे बेबी फेस होना चाहिए था। आई थिंक कनाडा के अंदर ही हुई थी रेसलमेनिया, और वहां पे भाई जबकि हल्क होगन हील हैं, सब उन्हीं के लिए चेयर कर रहे हैं। और रॉक बोलते हैं कि मिड मैच में मुझे एडजस्ट करना पड़ा, मुझे देखना पड़ा कि व्हाट द हेल, मुझे तो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और जबकि मैच का फिनिश चेंज नहीं हुआ, रॉक क्लियरली हील थे, उनको बू करा गया, और उन्होंने जबकि हराया हल्क होगन को इस मैच में। वो कहते हैं जो रियल विनर उस नाइट पे था वो एक्चुअली में हल्क होगन ही थे। और इसके बाद लिटरली विंस मैकमैन के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता लगी कि विंस इतनी पर्सनल चीजों को कभी बीच में लाने नहीं देंगे कि उनका खुद का बिजनेस खत्म हो जाए। वो सेबल को वापस लेके आए, वो हल्क होगन को वापस लेके आए। ये दो ऑलरेडी बड़े एग्जांपल्स हमें देखने को मिल गए थे, लेकिन अगर गुड बिजनेस पॉसिबल है तो वो उस चीज के अगेंस्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से वो एरिक बिशॉफ को वापस लेके आए, माय गॉड, जो कि इतने सालों तक उनकी गर्दन पकड़ के बैठा हुआ था, उसको जनरल मैनेजर बना दिया मंडे नाइट रॉ का सिर्फ उस पॉप के लिए। और ब्रेट द हिटमैन हार्ट, जो कि आज तक भाई बिलीव नहीं होता कि इतनी सारी चीजों के बाद, ओवन वाले इंसिडेंट के बाद, ब्रेट हार्ट दोबारा चल के आ रहे हैं WWE के अंदर। और ये सारी चीजें गाइस एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल हैं कि विंस के लिए
WWE आखिर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खुद भी मर जाएंगे, WWE को मरने नहीं देंगे। और 1998 से 2002 एक कमाल का पीरियड था WWE के लिए, जहां पे वो WCW को मार भी रहे थे, उनको रेटिंग्स में भी हरा रहे थे, लेकिन उनकी गर्दन पकड़ के मौत भी उन्होंने कर दी थी, उस कंपनी को खरीद भी लिया था। लेकिन उस पॉइंट के बाद बिजनेस नीचे जाने लगा, बिकॉज प्रोफेशनल रेसलिंग में कोई कंपटीशन नहीं रह गया था, लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया था, और दो बड़े से बड़े स्टार्स अब कंपनी छोड़ के जाने वाले थे, बिकॉज स्टोन कोल्ड की इंजरीज काफी चल रही थी, वो अपनी क्रिएटिव डायरेक्शन से खुश नहीं थे, और दूसरी तरफ रॉक को अब हॉलीवुड का बुलावा आ रहा था, और 2004 तक यहां पे सारी चीजें विंस मैकमैन के लिए दोबारा स्क्वायर वन पे आ गई। तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद, इतने सालों में इतने कलेश होने के बाद भी वो वहीं बैठे हैं कि अब मैं क्या करूं, अब तो कंपटीशन भी नहीं है, तब भी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। एंड दिस इज द टाइम व्हेन ही कॉल्ड अगेन फॉर अ न्यू एरा। और विंस मैकमैन मंडे नाइट रॉ पे ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड प्रोमो कट करते हैं जाके, और पूरे रोस्टर को कॉल आउट करते हैं कि किसके अंदर है रूथलेस अग्रेशन। और जॉन सीना यहां पे बात करते हैं कि किस तरीके से उस टाइम में वहां पे उस स्पीच को सुनने के लिए रॉ की टेपिंग में नहीं था, लेकिन स्मैकडाउन की टेपिंग में था, और अंडरटेकर का मैच होने वाला था कर्ट एंगल के साथ। टेकर किसी वजह से वहां आ नहीं पाए, WWE को कोई रिप्लेसमेंट चाहिए थी, तो किसी ने बोला क्रिएटिव टीम में, क्यों ना हम इस जॉन सीना नाम के बच्चे को ट्राई करें, और जॉन सीना को ट्राई करा जाता है, और वो कर्ट एंगल को कन्फ्रंट करते हैं अपने इस डेब्यू में स्मैकडाउन में, और कर्ट एंगल उनसे पूछते हैं एक क्वालिटी बताइए ऐसी जो तेरे अंदर है, और जॉन सीना का रिस्पॉन्स था रूथलेस अग्रेशन। और ये ऑफिशियल पॉइंट था जब WWE ने स्विच मारा, और उस एटीट्यूड एरा के बाद जो ग्रे पीरियड आ गया था, वहां से वो वापस एक एरा में मूव हुए जिसका नाम पड़ा रूथलेस अग्रेशन एरा। और इसके ऊपर भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्री देखनी है, रेसल इंडिया इज योर सेवियर, बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे आपके लिए 6-7 एपिसोड्स उसके बने हैं, सिंपली ऐसी डिटेल में, जरूर जाके आप उसको चेकआउट करें, अनबिलीवेबल, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन भाई इस पॉइंट पे रेसलिंग दोबारा एक शिफ्ट मार रही थी। अब रेसलर्स के गिमिक्स तो थे, लेकिन उनके रियल नाम यूज कर रहे थे, जैसे कि ब्रॉक लेसनर, क्रिस बेनोआ और जॉन सीना भी। और जॉन सीना कहते हैं कि भाई रियल काफी हो गई थी रेसलिंग, लेकिन उनको ना अपना वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा था, कोई गिमिक नहीं मिल रहा था, और इस वजह से ऑलमोस्ट वो बजट कट्स का पार्ट बनने वाले थे, उनको फायर करने वाली थी WWE। लेकिन वो बस पे जाते हैं, जो टूर बस होती है WWE की, और वहां पे कुछ लोग रैप कर रहे थे, जॉन सीना उसमें जो पार्ट लेते हैं और सबको बर्बाद करके रख देते हैं, इतना अच्छा रैप उन्होंने किया। और स्टेफनी मैकमैन बाय चांस कोइंसिडेंटली उस बस पे थी, और वो जॉन सीना से पूछती हैं कि भाई क्या तू ये स्टोरी लाइन में टीवी पे रैप करना चाहेगा। जॉन सीना कहते हैं ऑफ कोर्स, गिव इट टू मी। और उस समय विंस मैकमैन ने बोला इस बंदे को हम फायर नहीं करेंगे। और उसके बाद जो टीवी पे गाइस हमने देखा, इट वाज डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स, कमाल का वो जॉन सीना का गिमिक जिसने उनकी शुरुआत करी। और वो सर्टन सक्सेस के बाद जब विंस को पता लग गया कि ये बंदा कुछ कर सकता है, उन्होंने नोटिस करा जॉन सीना को, और उस टाइम पे सीना और विंस मैकमैन का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना स्टार्ट हुआ। और उन्होंने वो विजन दिया जॉन सीना के कैरेक्टर को कि भाई तेरा कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब स्टोरीज कैसे बनानी है वो मैं तुझे अब सिखाऊंगा। और इस टाइम पे भाई विंस मैकमैन बोलते हैं कि अगर मेरी फिलॉसफी सिंपल है, अगर मुझे कुछ आइडिया लग रहा है कि अच्छा हो सकता है, मैं उसको सोचता नहीं हूं, सीधा जाके ट्राई कर लेता हूं। और इसी वजह से कुछ ऐसे आइडियाज हमें देखने को मिले, जैसे ट्रिपल एच रियली असली में किसी का दिमाग के साथ खेल रहे हैं, बहुत ही ग्रोस वो दिखाया गया, किस तरीके से जीसस के प्रे कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं विंस, एक चर्च के अंदर खड़ा होके लिटरली हेल में जाने की बातें करी जा रही हैं, विंस ने किसी को बच्चे को फेंक दिया व्हील चेयर से नीचे खाई में, ये सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि क्या अगर विंस के सामने तुम मना कर देते कि ये तेरा क्रिएटिव आइडिया है, भाई मैं तो नहीं करूंगा, तो क्या विंस तुम्हें फायर कर सकते थे? कहीं ना कहीं ये बात भी सच थी, बिकॉज तुम्हें पनिशमेंट भी मिलती थी। ट्रिश इस चीज का एग्जांपल देती है कि उनको विंस मैकमैन ने बोला कि तुझे एक लड़की को किस करना पड़ेगा स्टोरी में, लेकिन ट्रिश को लगा मेरे कैरेक्टर को उस टाइम पे बिल्कुल सूट नहीं करता, मैं नहीं करूंगी। और एक हफ्ते बाद ट्रिश अपना टाइटल हार गई। और गाइस ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सुनी है बिहाइंड द सीन्स कि विंस मैकमैन किसी सुपरस्टार को पर्सनली पनिश करना चाहते हैं, एक नोटिस की तरह दिखाना चाहते हैं, उसको एम्बैरेस करना चाहते हैं, इसलिए उसके साथ वो ये सब चीजें करते हैं। तो पोस्ट ओपिनियन में यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन से पूछा जाता है कि कोई ऐसी स्टोरीज हैं जो विंस ने आइडियाज दिए थे कि कभी हमें देखने को नहीं मिले। स्टेफनी कहती हैं आइडियाज बहुत हैं, पर मैं वो बताऊंगी नहीं, वो बहुत बेकार आइडियाज है, गंदे आइडियाज हैं। लेकिन मिस्टर मैकमैन को यहाँ पे बहुत एक बार फिर से अपनी डॉक्यूमेंट्री में मसाला देने का मजा आ रहा था, और ये स्टोरी उन्होंने हंस हंस के खुश होकर बताई कि मैंने एक बार आइडिया ये प्लान किया था कि स्टोरी में मैं स्टेफनी मैकमैन को इम्प्रेग्नेट कर दूंगा, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और मेरा वो बच्चा होगा। और स्टेफनी मैकमैन इसी वजह से कहती हैं कि भाई मेरे डैड घर पे और काम पे बहुत अलग हैं, काम पे मैं उनको विंस बुलाती हूँ, घर पे मैं उनको डैड बुलाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं काम पे, जिस तरीके से वो देखते हैं। और इसी वजह से विंस मैकमैन अपने बच्चों को
को कभी उन्होंने इजीली चीज नहीं दी कि भाई आ जाओ सिल्वर स्पून तुम्हारा ही सब कुछ है। उन्होंने उनके लिए एटमॉस्फेयर टफ बनाया, उनसे काम कराया ताकि वो सीखें। और नेपोटिज्म के लिए सीरियसली खिलाफ थे विंस मैकमैन कि मेरा बेटा आएगा यही सब कुछ करेगा क्योंकि ये मेरा बेटा है, ऐसा वो नहीं चाहते थे। और इसका रीजन ये था बिकॉज वो चाहते थे उनके बच्चे बेटर बने, जितना बेस्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली स्टेफनी से ज्यादा टफ वो शेन के ऊपर थे, लेकिन ये सारा फैमिली बिजनेस का मामला था। और शेन मैकमैन भी यहाँ पे बोलते हैं कि हमेशा लोग मेरे और विंस के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते रहते हैं कि बाप बेटे में बनती भी है या नहीं बनती, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं ना कभी उस बारे में डिस्कस ही नहीं करता बिकॉज मैं चाहता हूं लोग उनको डिस्कस करते रहें। अगर इतना एंटरटेनिंग टॉपिक लोगों के लिए है तो तुम बात करते रहो, मैं क्यों आके तुम्हें रियलिटी बताऊं कि सच में चल क्या रहा है। तो कभी ना हमको भी कभी किसी को भी सही से समझ नहीं आया कि विंस और शेन का रिलेशनशिप क्या है, जबकि विंस और स्टेफनी के बारे में जो है वो काफी सारी चीजें पता है। लेकिन डेव मेल्जर अपनी एक थ्योरी यहां पे देते हैं कि शेन के दिमाग में हमेशा से ये था कि विंस मैकमैन के अगले नंबर जो लगेगा वो मेरा ही लगेगा, मैं ही इस कंपनी को होल्ड करूंगा, इवेंचुअली मेरा ये नाम आएगा। और वो चाहते थे कि विंस मैकमैन उनको एक कंपनी खरीद के दे दे ताकि वो कुछ टाइम तक वो चला सके और विंस को प्रूव कर सकें। और जब वो प्रूव कर देंगे तो विंस मैकमैन अपना सारा काम जो है वो शेन मैकमैन को सौंप के WWE छोड़ देंगे। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। UFC खरीदने का मौका आया था विंस के पास और उनको ये डील दी गई थी। और शेन मैकमैन क्लियरली कहते हैं विंस को कि हमें ये करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन विंस कहते हैं UFC में सब कुछ रियल, और वहां पे अगर तुम इंजर्ड हो गए तो तुम इतने महीने तक लड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ WWF जो है, हमारे कैरेक्टर्स तो सालों साल चलते हैं और वो रियल भी नहीं है, वो सारी फिक्शन है। तो वो दोनों चीजों को ना एक टाइम पे हैंडल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस डील को मना कर दिया। लेकिन उसके बाद पता लगता है कि UFC 10 साल में जाके $4 बिलियन में बिकी। और इसका क्रेडिट विंस कहते हैं कि हमेशा शेन ले लेता है कि मैंने बोला था डैड कि हमें खरीद लेनी चाहिए UFC, अब देखो उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं शेन को कहता हूं अगर तेरे को इतना ही प्रॉब्लम थी और इतनी ज्यादा तेरे को कंपनी चाहिए थी तो तूने अपने खुद के उस टाइम पे $2 मिलियन क्यों नहीं दे दिए और तूने खुद UFC क्यों नहीं खरीद ली अपने पैसों से। लेकिन विंस को भी पता था कि शेन के पास उतने फंड्स नहीं है, उनके लिए वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और आज तक उस चीज पे वो डिसएग्री करते हैं उस UFC डील को लेकर। लेकिन भाई ये पॉल हेमन एक ऐसी बोन चिलिंग लाइंस बोलते हैं जो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, और आप ये सिर्फ सुने, मेरे को देख के बोलना पड़ेगा नीचे ताकि मैं आपको परफेक्टली बता सकूं। वो बताते हैं सिचुएशन की कैसे विंस मैकमैन और शेन मैकमैन डिनर टेबल पे बैठे हैं। विंस अपना चाकू जिससे वो खा रहे हैं, मतलब फोर्क एंड नाइफ से, ऐसे अपने ब्लेजर के अंदर करते हैं और कहते हैं शेन तेरे को कंपनी चाहिए, तेरा इकलौता गोल जिंदगी का यही है कि तू WWE को ऑन करे, तो ये ले चाकू और मार दे मेरी छाती में, बिकॉज यही इकलौता ऐसा तरीका है कि अगर तेरे को कंपनी चाहिए तो तेरे को मिलेगी, बिकॉज उसके अलावा ये कभी होने वाला है नहीं। और वो कहते हैं कि अगर दूसरा ऑप्शन तेरे को चाहिए तो जस्ट बाय मी आउट, जितने भी इस कंपनी की अभी करंट वैल्यू है मुझे पैसे दे और मुझसे कंपनी खरीद ले। लेकिन अगर वो तू नहीं कर सकता और अगर तेरे को लगता है कि मैं तेरे रास्ते में आ रहा हूं तो मुझे भी वैसे ही रास्ते से हटा जैसे मैंने अपने फादर को, विंस सीनियर को, इस बिजनेस से हटाया था। और उसके बाद वो मेरे विजन के बीच में आ रहा था तो मैंने उसको हटा भी दिया था साइड में, और तुझे भी वही करना पड़ेगा, ये कंपनी मैं तुझे दूंगा नहीं कभी भी। दिस वाज सो शॉकिंग गाइस कि जिस तरीके से विंस मैकमैन ने अपने बेटे को बोला कि अगर तू अपने पैसे खर्च के मुझसे मेरी कंपनी नहीं खरीद सकता तू मैन इनफ नहीं है। और विंस ने क्लियरली बता दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं ये कंपनी तुझे मिलने नहीं वाली। तो शेन मैकमैन के लिए बहुत ही बड़ा सेटअप था और उनको क्लियरली पता लग गया था कि यहां पे तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं, मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस पॉइंट पे शेन मैकमैन को पता लग गया था कि कुछ नहीं मिलेगा मुझे भाई, बिकॉज मैं कैसे अपने डैड को फोर्स कर सकता हूं इस बिजनेस से बाहर निकालने के लिए, मुझे इतने कलेश नहीं करने, मैं अपनी लाइफ कहीं और जाके जी सकता हूं। और शेन मैकमैन डिपार्ट कर गए WWE को, जबकि विंस मैकमैन तब भी इस कंपनी के चेयरमैन थे। और ये डिसएग्रीमेंट इनके बीच में खत्म नहीं हुई बिकॉज विंस उस चेयर को गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। और इसी वजह से इस एपिसोड के एंड में मिस्टर मैकमैन कहते हैं कि शेन मैकमैन हो या और कोई भी हो, मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगा कि फैमिली को कभी बिजनेस में नहीं लाना चाहिए, बिकॉज शुरू में तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा पर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जब डिजास्टर हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं गाइस। और 1999 में सेबल का वो लॉसूट WWE के साथ सेटल हो गया था, जो उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के लिए विंस मैकमैन पे डाला था, उसको वहां पे क्लियर कर दिया गया था। अनबिलीवेबल स्टोरीज कि कैसे विंस मैकमैन ने अपनी फैमिली को रन किया, कैसे उनको कैरेक्टर्स बनाया, उनको यूज भी किया, बहुत सारी चीजें करी। लेकिन जब अपने केक का एक पीस देने का टाइम आया तो विंस मैकमैन ने बोला या तो मुझसे केक छीन लो या फिर ये केक अकेला मैं ही खाऊंगा। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।